दोस्तों, ये कहानी एक अमेरिकी फौजी लुइस ज़ेम्परिनी की है, जिसको दूसरी जंगे अजीम के दौरान जापान ने कैदी बना लिया था। फिल्म की शुरुआत में हमें लुइस का बचपन दिखाया गया है। वो बचपन में बहुत शरारती होता है। वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है और अपने हम उम्र बच्चों से झगड़ता रहता है। उसकी इन आदतों की वजह से उसे अक्सर अपने अब्बू से मार पड़ती थी, लेकिन उसके भाई को उस पर पूरा यकीन होता है। एक दिन वो कोई शरारत करके जब भागता है तो उसके भाई की नजर उस पर पड़ जाती है। वो लुइस को इतना तेज दौड़ता हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है और अगले दिन उससे प्रैक्टिस करवाने लग जाता है। लुइस पैदल दौड़ता है और उसका भाई साइकिल पर उसका पीछा करता है। इस तरह हर रोज उसका भाई उससे प्रैक्टिस करवाता है और कई सालों बाद जब वो अपने हाई स्कूल के रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो वो सबको पीछे छोड़कर पहली पोजीशन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो ओलंपिक्स के लिए जर्मनी रवाना हो जाता है, जो कि 1936 में हुए थे। उसका भाई उसे स्टेशन छोड़ने आता है। लुइस अपने भाई से साथ चलने को कहता है। उसका भाई हंसते हुए उससे कहता है कि तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले, तो मैं साथ चलकर क्या करूंगा। लुइस अपने भाई से कहता है कि हाँ, इस बार तो मैं नहीं जीत सकता, लेकिन अगली बार जरूर जीतूंगा, और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। अब हमें ओलंपिक के मनाजिर दिखाए जाते हैं। लुइस शुरुआत में काफी पीछे होता है। वो आखिरी राउंड तक आगे नहीं निकल पाता, लेकिन आखिरी राउंड में वो काफी तेज दौड़ता है और वो ये दौड़ तो नहीं जीत पाता, लेकिन वो आखिरी राउंड सिर्फ 56 सेकंड में मुकम्मल करके रिकॉर्ड बना लेता है। उसका सपना था कि वो अगले ओलंपिक्स, जो कि 1941 को जापान में होने वाले थे, उसमें गोल्ड मेडल हासिल करेगा। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरी जंगे अजीम की वजह से 1941 में होने वाले ओलंपिक्स को कैंसिल कर दिया जाता है और लुइस भी अमेरिकी फौज में शमूलियत इख्तियार कर लेता है। एक दिन उन्हें एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें जापान में अपने दुश्मन को ठिकाने लगाना होता है। लुइस और उसकी टीम कामयाबी से अपने दुश्मन के ठिकानों पर बम गिराती है और उन्हें तबाह करती है, लेकिन वापसी में उन्हें अपने दुश्मन यानी जापानी तैयारों का सामना करना पड़ता है। काफी देर लड़ने के बाद वो दुश्मन के तैयारों को गिरा देते हैं, लेकिन उनके कुछ दोस्त भी जख्मी हो जाते हैं और उनके तैयारे को भी काफी नुकसान पहुंचता है और वो मुश्किल से लैंडिंग करते हैं। अब लुइस प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कुछ दोस्त उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें एक और मिशन मिला है, लेकिन इस बार दुश्मन को मारने का नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को तलाश करना है जो कि समंदर में गिर गए हैं। इस मिशन के लिए उन्हें एक नया जहाज मिलता है जिसकी हालत भी खराब होती है। अब वो समंदर में अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज समंदर में डूब जाता है। इस हादसे में सिर्फ 3 दोस्त बच जाते हैं, जिनमें लुइस भी होता है। अब उनके पास 2 छोटी सी कश्तियां बच जाती हैं, कुछ चॉकलेट के डब्बे और थोड़ा सा पानी। लुइस दोनों से कहता है कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना होगा और दिन में सिर्फ 2 घूंट पानी पीना होगा, ताकि हम इसे काफी देर तक चला सकें। अगले दिन उन्हें आसमान में एक जहाज दिखाई देता है। वो चिल्लाते हैं और गन फायर करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते। अब लुइस का ध्यान चॉकलेट के खाली डब्बों पर पड़ता है, जिसे मैक खा चुका होता है। वो मैक को खूब डांटता है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं, उन्हें खाने का कुछ नहीं मिलता कि एक दिन अचानक लुइस की नजर एक परिंदे पर पड़ जाती है। वो उनकी कश्ती पर बैठता है और लुइस बड़ी होशियारी से उसे पकड़ लेता है और वो लोग इसे काटने लगते हैं, जो कि काफी बदबूदार होता है। और इसे खाने के बाद वो ये हजम नहीं कर पाते और तीनों दोस्त उल्टी करने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास मछली पकड़ने का चारा होता है और वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में कांटा फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद कांटे में मछली फंस जाती है और तीनों दोस्त एक एक करके खाते हैं। इस दौरान लुइस उन्हें एक इटालियन डिश न्यूकी के बारे में बताता है, जो कि उसकी माँ बहुत अच्छे से तैयार करती थी, और उनसे कहता है कि जब हम वापस जाएंगे तो मेरी माँ हम सब के लिए न्यूकी तैयार करेगी। इस तरह वो तीनों मछलियां खाकर वक्त गुजारते हैं। अब एक रात समंदर में जोरदार तूफान आ जाता है और लुइस खुदा से दुआ करता है कि हमें जिंदा बचा ले। फिर तो जो तू कहेगा मैं वो करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी तेरे रास्ते में गुजार दूं। खुदा उसकी दुआ सुनता है और उन्हें बचा लेता है। अगले सुबह बारिश होने लगती है। इस तरह उनको कई दिनों बाद पीने का पानी मिलता है। वो लोग अपनी बोतलों में भी कुछ पानी जमा कर लेते हैं। बारिश के गुजरने के बाद उन्हें समंदर में एक बड़ी मछली नजर आती है। वो उसे भी पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उसे काट कर खाते हैं और अब उनको समंदर में हुए 28 दिन होते हैं कि उनको एक और जहाज दिखाई देता है। वो फिर से गन फायर करते हैं और समंदर में रंग छोड़ देते हैं। इस बार जहाज उनको देख लेता है, लेकिन बदकिस्मती से ये जापानी फौज का जहाज होता है।
वो उन पर गोलियां बरसाते हैं और वो तीनों समंदर में कूद जाते हैं, लेकिन उनकी कश्तियों को काफी नुकसान पहुंचता है। वो एक कश्ती तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन दूसरी बेकार हो जाती है। अब वो तीनों एक ही कश्ती में सोते हैं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान मैक खुराक और पानी की कमी की वजह से सफर में उनका साथ छोड़ देता है और जान की बाजी हार जाता है और दोनों उसके हाथ पैर बांधकर उसे समंदर में छोड़ देते हैं। अब ये उनका 36वां दिन होता है कि उनकी कश्ती जापान की फौज की कश्ती से टकराती है। वो उन्हें बंदी बना लेते हैं और उन्हें एक कैंप में भेज देते हैं, जो कि जंगल के बीच वाक़ था। वहां उनसे कुछ पूछगछ या जानकारी की जाती है और उन्हें एक और कैंप में ले जाया जाता है। उस कैंप का इंचार्ज वाटनाबे होता है, जो कि बहुत जालिम शख्स था। वो उनसे कहता है कि तुम जापान के दुश्मन हो और तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। वाटनाबे जब ये बातें कर रहा होता है तो सब कैदी नीचे देख रहे होते हैं, लेकिन लुइस उसकी तरफ देख रहा होता है। वाटनाबे उसकी तरफ आता है और उसे डंडे से मारता है, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे आंखें क्यों मिला रहे हो। और इसी दिन लुइस उसका जाती दुश्मन बन जाता है। वो थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसे मारने लगता है। अब एक दिन रेडियो वाले आते हैं और लुइस से कहते हैं कि अमेरिका में तुम्हें मरा हुआ माना जा रहा है, क्या तुम अपने माँ बाप को पैगाम पहुंचाना चाहोगे। लुइस उनके साथ चला जाता है। वो उसको टोक्यो ले जाते हैं और वहां उससे इंटरव्यू लेते हैं। ये इंटरव्यू लुइस के माँ बाप भी देखते हैं और वो खुशी से रोने लगते हैं। अब लुइस को अच्छा खाना खिलाया जाता है और रेडियो वाले उसके पास आते हैं और उससे एक कागज देते हैं जिस पर अमेरिका के खिलाफ कुछ लिखा होता है। वो लुइस से कहते हैं कि अगर तुम अगले इंटरव्यू में ये बयान दोगे तो तुम्हें वापसी कैंप में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि तुम यहीं रहोगे। यहाँ तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा और तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। लेकिन लुइस ये ऑफर ठुकरा देता है और उसे वापस कैंप भेज दिया जाता है। वहाँ वाटनाबे उससे कहता है कि तुम मेरी तरह सख्त हो। मैंने जो पहले दिन तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि ये आदमी मेरा दोस्त बन सकता है, लेकिन तुम कोई बात नहीं मानते। जो करने को कहा जाता है वो नहीं करते, इसलिए आज मैं तुम्हें इज्जत करना सिखाऊंगा। अब वो तमाम कैदियों से कहता है कि वो बारी बारी आकर लुइस के मुंह पर घूंसा मारे। जब वो ऐसा नहीं करे तो लुइस के दोस्त को ले आता है और उसे मारने लगता है। अब लुइस सामने खड़े बंदे से कहता है कि मारो मुझे और इसे खत्म करो। इस तरह सब कैदी बारी बारी आकर लुइस के मुंह पर घूंसा मारते हैं और आखिरकार लुइस वहीं पर गिर जाता है। अब वो दिन आ जाता है कि वाटनाबे का इस कैंप से ट्रांसफर हो जाता है। सब कैदी बहुत खुश होते हैं कि रात को अचानक अमेरिकी फौज उस कैंप पर बमबारी करती है। पूरा कैंप जल जाता है और सब कैदियों को टोक्यो रवाना किया जाता है। बदकिस्मती से उस कैंप का इंचार्ज भी वाटनाबे होता है। उस कैंप में कैदियों को नाव में कोयला लोड करना होता है। एक दिन लुइस को एक जापानी सिपाही धक्का मारता है और वो उसे नीचे गिराता है, जिससे उसके पांव में चोट लग जाती है। अब वो काम ठीक से नहीं कर पाता और उसे वाटनाबे के सामने पेश किया जाता है। वो उसे वहां पड़ी एक लकड़ी उठाने को कहता है। वो बड़ी मुश्किल से वो लकड़ी उठाता है। अब वो उसे लकड़ी सर से ऊपर रखने का कहता है और एक सिपाही को हुक्म देता है कि अगर ये लकड़ी उसके सर से नीचे आई तो उसे गोली मार देना। अब कैंप में मौजूद तमाम कैदी और सिपाही लुइस की तरफ देखने लगते हैं और लुइस वाटनाबे की आंखों में आंखें डालकर नारा लगाता है और लकड़ी को अपने सर के ऊपर पकड़ लेता है। अब वाटनाबे गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि वो खुद थक जाता है और लुइस पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। सुबह तमाम कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और एक जापानी सिपाही उन्हें बताता है कि ये जंग अब अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है, इसलिए हम अपने मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप सबको दावा देते हैं कि आप आएं और हकूरा नदी में नहाएं। अब उन्हें नदी की तरफ रवाना किया जाता है और वो नदी में नहा रहे होते हैं कि उन्हें जहाज की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो ये अमेरिका का जहाज होता है। वो समझ जाते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है और सब जश्न मनाने लग जाते हैं। उनके लिए जहाज से खाना फेंका जाता है। सब खुशी खुशी खाने लगते हैं। फिर उनको वापस लाया जाता है। लुइस सबसे पहले अपने वतन की जमीन चूमता है और फिर अपनी फैमिली से मिलता है। 1946 में लुइस वापस जापान गया और उन तमाम लोगों से मिला जिन्होंने उसे बंदी बनाया था और उनसे सुलह भी की। अलबत्ता वाटनाबे ने उससे मिलने से इनकार किया और आखिरकार लुइस ने अपना सपना भी पूरा किया। वो 80 साल की उम्र में ओलंपिक्स में दौड़ा जापान में और 2014 में इस दुनिया से भी रुखसत हो गया।